आदाब नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के इस खास शुमारे में आप सभी का इस्तकबाल कर रही हूँ और मैं हूँ आपके साथ इंशा नबी और मेरे साथ है खास मेहमान डॉक्टर प्राची कुलकर्णी जो कि एक मारूफ गायनोकोलॉजिस्ट है। आज इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आईवीएफ के ताल्लुक से, जो नई टेक्नोलॉजी है, नया दौर है, नया ज़माना है और इस नए ज़माने के साथ हमें नई टेक्नोलॉजी को भी देखना और उन्हें अपने साथ रखना बहुत ही लाजमी हो जाता है। इस ताल्लुक से आज हम बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी। आपका बहुत ज़्यादा इस्तकबाल करती हूँ मैम। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आईवीएफ के ताल्लुक से। आईवीएफ जो है, इसका अगर फुल फॉर्म हम देखें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो एक्चुअली मीनिंग हो गया कि शीशे के अंदर, विट्रो मीन्स ग्लास। तो जो आईवीएफ का टेक्निक स्टार्ट हुआ, एग्स और स्पर्म शरीर के बाहर मिला करके पेट्री डिश में लैब में किया गया, इसलिए इसे आईवीएफ कहते हैं। अब ये आईवीएफ का जो प्रोसेस होता है उसमें जो जब ये एक्चुअल में रियलाइज़ हुआ तो ये 45 इयर्स हो गए जब वर्ल्ड का सबसे पहला आईवीएफ बेबी लुई ब्राउन जो है उनका जन्म हुआ। तो वो जो लेडी हैं वो आज 45 इयर्स की हैं, उनके खुद के नेचुरली कंसीव किए हुए 2 बच्चे हैं। तो ये 45 इयर्स में काफ़ी सारे बदलाव आ गए आईवीएफ में, नए टेक्नोलॉजीज़ आ गए, रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस आ गए, अलग अलग तरीके से हम सक्सेस रेट बढ़ा सक रहे हैं आज के ज़माने में। तो ये जो आईवीएफ है ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, लेकिन आज के टेक्निक में और पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आईवीएफ में सक्सेस रेट भी डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है। जानना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी जो कि आज हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, हर 6 कपल में से हमें 1 कपल में से ये देखने को मिलता है कि इनफर्टिलिटी के शिकार हुए हैं। वजह आपसे जानना चाहूँगी, काज आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, जो वजह है इनफर्टिलिटी की, डेफिनेटली अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है। जो वजह है वो काफ़ी सारी चीज़ों में है कि जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन किया, लाइफस्टाइल चेंजेस है जिसमें हमारे खान पान की आदतें बदल गई है। हम काफ़ी सारा जंक फूड, फ्राइड फूड खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सारे वजह से जो है मेडिकल इश्यूज़ जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे काफ़ी बार वज़न बहुत ज़्यादा होता है, जिनका भी वज़न ज़्यादा होता है उनके उसके साथ साथ जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो, शुगर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जल्दी की एज में आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लिवर पे असर दिखता है। तो जैसे आपके बॉडी के हर सेल पे इस सारी चीज़ों का असर होता है, वैसे ये सारे इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो आपके गैमेट्स पे, यानी कि एग्स पे और स्पर्म्स पे भी आ सकते हैं। तो जिनको भी शुगर है, जिनको भी थायराइड है, उनके एग्स और स्पर्म्स पे भी इसका असर रहता है। तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल एक चीज़ है जिसके वजह से ये सारे इश्यूज बढ़ रहे हैं, जिसके साथ साथ बाकी मेडिकल कंडीशंस भी बढ़ रहे हैं। और हम लोग अगर देखें तो आजकल जो है थोड़ा शादी की उम्र भी है जो थोड़ी बढ़ गई है, तो उस वजह से भी हो सकता है थोड़ा बहुत असर इस पर आए। या तो फिर प्रॉमिस्क्यूटी कहते हैं कि जैसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना, ये भी बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। तो इसमें भी अगर इन्फेक्शंस आ रहे हैं तो उससे भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। फिर जो अल्कोहल इंटेक है या स्मोकिंग है, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी कॉमन हो गई है। तो इनके वजह से भी आपके एग स्पर्म पे असर आ सकता है, आपके फर्टिलिटी पे असर आ सकता है। तो ये सारे इश्यूज हैं जिनके वजह से फर्टिलिटी का जो है रेट कम होते जा रहा है और इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि आज के ही मौजूदा दौर में ही इस तरह की हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, या अगर हम हॉस्पिटल्स का रुख करें तो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आज वही नज़र आ जाते हैं। लेकिन वजह मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पुराने ज़माने की मैं अगर बात करूँ, उस वक्त ये सब चीज़ें हमें नज़र में नहीं आ जाती और ना कोई ट्रीटमेंट था, ना कोई खर्चा, ना कोई डर, और ख़वातीन आराम से अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपनी कामकाज में मसरूफ़ रहती थी, अपने घर वालों के देखभाल में मसरूफ़ रहती थी। लेकिन आज क्या वजह ऐसी बन चुकी है कि अगर किसी की प्रेगनेंसी ठहर जाती है उसको कंप्लीट बेड रेस्ट आप बैठिए? कि ये वही रीज़न सेम ही रहेगा कि लाइफस्टाइल में आपके जो चेंजेस आए हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। हम कहीं पे भी जाना है तो हम तुरंत कार में बैठ जाते हैं, हम बिल्कुल वॉक भी नहीं करते हैं। तो जैसे पुराने ज़माने में था कि घर के सारे कारोबार जो होते थे वो फिज़िकल एक्टिविटी उसी के साथ हो जाता था, उनको अलग से कोई एक्सरसाइज जा कर के करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसे हो गया जिसे हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं कि हमारे ऑफिस रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड कोई भी वर्क है तो हम उसे सिर्फ एक जगह पे बैठ के कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी अगर हम लोग ये सारे चेंजेस लाएंगे लाइफस्टाइल में
कि जैसे आप खान पीन का ध्यान देंगे, घर पे बनाया हुआ फ्रेश बैलेंस न्यूट्रिशियस मील्स आप खाएंगे जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेशली हैदराबाद या तेलंगाना की बात करें तो राइस बहुत खाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम अवॉइड करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कम करेंगे खाने में से, आपको बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स सैलड के फॉर्म में या वेजिटेबल्स भी सैलड के फॉर्म में, रॉ फॉर्म में आपको खाने हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें जो है वो न्यूट्रिशन देती है, एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन्स देती है। फिर आपको कोई तो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ज़रूर आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करनी चाहिए, या तो आप वॉक कीजिए 7,000 to 10,000 स्टेप्स आप डेली कर सकते हैं, या आपका कोई भी पसंदीदा एक्टिविटी है जैसे कि डांस हो, एरोबिक्स हो या जुम्बा हो, या आप जिम जाना चाहते हैं, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं, लेकिन हफ्ते में से कम 5 दिन तो कोई तो फिजिकल एक्टिविटी आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। तो ये सारे जब चेंजेस हम करेंगे तो डेफिनेटली हम ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। ये ओवरऑल जो आपका हेल्थ है, जब अगर आपको थायराइड का इशू नहीं है, आपको शुगर नहीं है, आपको बीपी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आपका लिवर फंक्शन अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका एग और स्पर्म क्वालिटी भी अच्छा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। उसके सिवा भी रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड हो, लेकिन जब आपका मेडिकल इश्यूज बाकी के अगर नहीं हैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो ये अगर हम चेंजेस करेंगे तो थोड़ा बहुत हेल्प हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे समाज में कुछ ऐसे भी ख़वातीन होती हैं जो कहती हैं कि अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज में रहेंगे तो शायद कंसीव करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी, या अगर हम जिम्स का रुख करेंगे, क्योंकि वेट गेन आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उसमें भी इजाफा हो चुका है। मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ कि ख़वातीन भी अब आजकल काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर रही हैं, उतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रहता है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि अगर हम जिम्स का रुख करें या कुछ अपने घर में ही कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करें, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे शायद कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ऐसे ख़वातीन के लिए वहम है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी एक्टिव रहेगा, आपको जो डायबिटीज़ की रिस्क है वो कम हो जाती है, आपके हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई अच्छे से जाता है। सो ये जो है ये मॉडरेट एक्सरसाइजेस की मैं बात कर रही हूँ कि डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस हैवी इंटेंसिटी वाला एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ मात्रा में हो सकता है कि आपको उसमें नुकसान भी हो। तो कोई भी चीज़ जैसे हम कहते हैं कि मॉडरेशन में ज़रूरी है, कोई भी ओवर अगर हम करने जाएं तो हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो, बट एटलीस्ट मॉडरेट एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी। इनफैक्ट काफ़ी चीज़ों में आपको ये हेल्प ही करेगी, आपके जनरल हेल्थ में भी हेल्प करेगी और फर्टिलिटी में भी हेल्प करेगी। ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि शादी के कितने सालों बाद अगर हम एक्सपेक्ट करें कि नेचुरल प्रोसीजर से कंसीव हो जाए, और फिर अगर हम वो वक्त गुजर जाए तो हमें उसके बाद से क्या करने की ज़रूरत है? सो यूजुअली हम जो कहते हैं कि शादी के 1 साल तक आप लोग नेचुरली ट्राई कर सकते हैं घर पे। अगर 1 साल तक आपको प्रेगनेंसी नहीं आई तो आपको एटलीस्ट फर्टिलिटी सेंटर में जा कर के इवैल्यूएशन करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स ख़त्म होने के बाद 80% कपल्स जो नॉर्मल है वो कंसीव कर लेते हैं। जो 20% बच जाते हैं उनको अगले साल में जब वो ट्राई करते हैं तो उसमें से भी हो सकता है और 10% कंसीव कर जाए, लेकिन 2 साल के बाद जो भी बचते हैं उनमें डेफिनेटली कोई इशू तो है, इसलिए वो कंसीव नहीं कर पा रहे। तो इसे लेकिन हम ये कहते हैं कि आपको ये जो समय है कि ऐसा नहीं है कि आप मेंटली सोचना स्टार्ट करो कि अब मुझे कंसीव करना है तो प्रेगनेंसी मैं आज से गिनूंगी कि मैंने कब से ट्राई करना स्टार्ट किया। तो ये चीज़ ऐसे नहीं होती कि जब से आपकी शादी हो चुकी है, आप सेक्सुअली एक्टिव हो, नियमित रूप से रेगुलरली सेक्सुअल एक्टिविटी आप कर रहे हो, जैसे कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप लोग मिल रहे हो, फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है तो उसे हम इनफर्टाइल पीरियड में कंसिडर करेंगे। काफ़ी बार हम देखते हैं कि कपल्स ये सोचते हैं कि नहीं, हम लोग तो सोचे नहीं थे प्रेगनेंसी के लिए, इसलिए हम लोग प्रिकॉशंस रख रहे थे, या हम लोग सेफ पीरियड अपना रहे थे कि कोई पर्टिकुलर डेज अवॉइड कर रहे थे, या हम लोग जब इंटरकोर्स होता है तब हम लोग इजैकुलेट नहीं कर रहे थे। तो ये सारे जो है ये हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं मानते हैं। तो अगर ऐसे कोई गर्भ निरोधक आप यूज़ कर रहे हैं तो जब से आप ये यूज़ करना स्टॉप करोगे तब से आपको एक समय तक का समय है। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो जब से आप सेक्सुअली एक्टिव हो उसी समय से हम लोग ये काउंट करना स्टार्ट करते हैं कि 1 साल हो गया
और प्रेगनेंसी नहीं आया तो कम से कम इवैल्यूएशन करना चाहिए। और 2 साल के बाद जो 10% बचते हैं उनको कोई ना कोई ट्रीटमेंट का यूज़ करना पड़ सकता है। जो आपने अभी मेंशन किया, जो नेचुरली ट्राई करना होता है, तो नेचुरली ट्राई करने में ये होता है कि हर एक महीने में एक अंडा रिलीज़ होगा। वो अगर आपके पीरियड्स मानो रेगुलर है तो आपका जो एग रिलीज़ होने का समय है वो 11वें दिन से 16वें दिन के बीच में आ सकता है। तो हम ये एडवाइस करते हैं, जब आप नेचुरली ट्राई करते हो तो आपको 11वें दिन से ये 16-17 दिन के बीच में जब भी पॉसिबल है ट्राई कर लेना चाहिए। अगर वो करने के बाद भी 6 महीने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आपको कोई तो रीज़न होगा जो हम पता करने के बाद बता सकते हैं कि आपको IUI में सक्सेस आने का क्या चांसेस है या आपको IVF का ज़रूरत पड़ सकता है। तो ये जो है, और अगर वाइफ की एज 35 के ऊपर है तो यूजुअली हम लोग रुकने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि एग का नंबर कम होगा, एग का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। फिर आप जा करके जब इतना खर्चा करके ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें फिर सक्सेस रेट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो सही एज में ट्रीटमेंट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 35 के ऊपर है तो 6 मंथ्स के बाद इवैल्यूएशन करके ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। 35 के अंदर है तो 1 साल तक कर आप रुक सकते हैं। तो पहला जो ट्रीटमेंट रहेगा ऐसे पेशेंट्स के लिए वो क्या रहेगा? सबसे पहले तो कपल्स का इवैल्यूएशन, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि दोनों के टेस्ट एक साथ होने ज़रूरी है। वो टेस्ट में जो भी हमें खराबी नज़र आए वो अगर हम कोई मेडिसिन से सही कर सकते हैं तो उसके लिए हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि थायराइड है, बहुत कॉमन हो गया है, तो हम थायराइड के लिए टैबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे, वो कंट्रोल में लाना है आपको। उसके बाद अगर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होता है। तो ये ट्रीटमेंट्स के बाद भी प्रेगनेंसी अगर नहीं आ रहा है और भी इश्यूज जो रहेंगे, अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड है तो डेफिनेटली IVF लगेगा। स्पर्म का काउंट बहुत ही कम है, 5 मिलियन से कम है, तो उनको भी डेफिनेटली IVF लग सकता है। क्योंकि जब इतना काउंट कम रहता है तो हम जब हार्मोन्स की टेस्ट करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होता है कि पहले हम सीमेन की टेस्ट करें, उसमें जो आए उस हिसाब से अगर बहुत कम काउंट है फिर हार्मोन्स के टेस्ट एडवाइस करते हैं। उसमें भी अगर कुछ प्रॉब्लम लगा तो हो सकता है जेनेटिक टेस्ट करना पड़े। तो ये स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन होता है, तब जा कर के आपको सलाह दी जाती है कि ओके आपके लिए IVF सही रहेगा। तो ये जो है ये स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन भी होता है, और जिसको जो प्रॉब्लम है वो पहले मेडिकल इशू करेक्ट करके फिर IUI या IVF के द्वारा ट्रीटमेंट होता है। आपकी बात को मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने भी कहा कि हम सीमेन टेस्ट भी कराना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है, क्योंकि ख़वातीन की सब हमने टेस्ट कर लिए, सब कुछ ठीक है, कोई ख़राबी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सेकंड हमें हस्बैंड का भी सीमेन टेस्ट करना लाजमी हो जाता है। लेकिन हमारे समाज की अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम सीमेन टेस्ट क्यों करवाएं, ज़रूरत क्या पड़ी सीमेन टेस्ट करने की। तो ऐसे क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पेशेंट्स आए हैं, किस तरह से आपने उनके साथ डील किया? ये एक्चुअली काफ़ी बार देखा गया है कि थोड़ा जेंट्स को जो है उनको लगता है कि उनके मर्दानगी के ऊपर ये क्वेश्चन हो सकता है, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अवॉइड करते रहेंगे ये टेस्ट और आपकी वाइफ की एज बढ़ जाएगी तो अब दोनों तरह से आप प्रॉब्लम में आओगे, है ना। अगर सही समय पे हम सीमेन टेस्ट करें और हमें पता चले कि हो सकता है सीमेन में ये इशू है, तो हो सकता है उसमें से कोई इशू हम ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे इश्यूज अगर मतलब 5 मिलियन से कम काउंट है तो सबको ही लगेगा IVF। तो हम देखते हैं कि अगर हार्मोन्स में हमें ऐसा कुछ लग रहा है तो हो सकता है आपको कुछ हार्मोनल टैबलेट्स दें या आपको कोई हार्मोनल इंजेक्शन लगाए। अगर इन्फेक्शन की वजह से तो इन्फेक्शन ट्रीट करें। वैरिकोसील एक चीज़ होती है, उसके वजह से है तो हो सकता है अगर ग्रेड 4 का वैरिकोसील है तो हो सकता है आपको सर्जरी के बाद इम्प्रूवमेंट आए। तो ये जो है जब तक हम पता ही नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और काफ़ी बार हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट्स इतना रुक लेते हैं ज़्यादा कि ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं कि अब दोनों तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ में आ गए। तो जब आप एटलीस्ट खर्चा कर रहे हैं तो आपके चांसेस तो अच्छे होने चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक ही टाइम पे दोनों के टेस्ट करा के अगर कोई करेक्टेबल इशू है वो मेडिसिन से करेक्ट कर ले। क्या आप इस ताल्लुक से कोई केस अपना यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे ताकि हमारे नाजरीन तक वो चीज़ पहुँचे और वो इस बात को समझे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? डेफिनेटली, क्योंकि ना ये काफ़ी बार होता है ये, और स्पेशली जिनके स्पर्म काउंट कम होते हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं
कोई ना कोई तो ट्रीटमेंट मुझे मिल जाएगा। अगर एलोपैथी में नहीं तो मैं होम्योपैथी कराऊं, मैं जड़ी बूटी कराऊं, मैं यूनानी कराऊं, मैं और कुछ कराऊं, मैं कहीं पे कोई कुछ बोल दे कि नहीं इसका हो गया तो उस जगह पे जाके कराऊं, तो बढ़ जाएगा। तो इसमें काफ़ी साल बर्बाद हो जाते। तो मेरे पास एक पेशेंट था जिनका लगभग 4-5 साल पहले आकर के जब उन्होंने टेस्ट किया तो 10 मिलियन से कम था, मोटिलिटी भी बहुत कम थी। तो हमने बाकी टेस्ट के बाद में, और वाइफ की एज भी 30 के आसपास थी, तो आईवीएफ एडवाइस किया था सब टेस्ट के बाद में, क्योंकि आईयूआई में भी आपको मोटिलिटी और स्पर्म काउंट दोनों ज़रूरी है। तो ऐसा रिपोर्ट नहीं था कि वो उतना आए, तो भी उनको शायद इतना उससे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। हम लोगों ने जो भी एडवाइस किया उसके बावजूद भी वो यहाँ वहाँ पर जा कर के और 4 साल उनके बर्बाद होने के बाद रिपीट जब आए तो वो काउंट जो है उनका 3-4 मिलियन के आसपास आया। फिर अब तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता, ऑलरेडी 5 साल बर्बाद हो चुके थे। फिर अब ये 4-5 मिलियन के लिए देन ही वॉज रेडी कि ठीक है हम आईवीएफ कराएंगे। फिर उसके बाद भी जब इतना काउंट है तो जैसे मैंने बोला हमें हार्मोन के टेस्ट करने हैं, कभी जेनेटिक टेस्ट करने पड़ते हैं, तो वो टेस्ट लिखने के बाद वापस से गैप हो गया कि और 6-7 महीने के बाद वो वापस आए, फिर नहीं अब हम कराना चाहते हैं। तो कोई ना कोई वजह से ये जो आगे जाते रहता है ना, उसमें हमें नहीं पता कि बॉडी में जो प्रोसेस चल रहा है कि जिस वजह से स्पर्म काउंट कम हो रहा है, वो अगर प्रोग्रेसिव हो तो नहीं पता कि वो 2 साल के बाद 0 होगा या 4 महीने के बाद 0 होगा, है ना। तो जब ये वापस आए तो लेस देन 1 मिलियन काउंट आया। तो हमने सोचा चलो अगर लेस देन 1 मिलियन है फिर भी हमें कुछ स्पर्म्स ही चाहिए जिनको हम आईवीएफ में यूज़ कर सके। तो हम फ्रीज़ करेंगे सैंपल कि जिनका भी काउंट मोटिलिटी बहुत कम रहता है, और अगर वो तुरंत आईवीएफ के लिए रेडी नहीं है, कोई भी वजह से हो सकता है, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, तो एटलीस्ट उनको सीमेन सैंपल फर्टिलिटी सेंटर में लॉन्ग टर्म के लिए फ्रीज़ करना चाहिए, ताकि आप थोड़ा समय खरीद सको अपने आप के लिए कि हाँ इतना समय में मेरा फाइनेंशियली मैं रेडी हो जाऊँ या मेंटली रेडी हो जाऊँ, फिर मैं ये करूँ। डॉक्टर साहिबा, आपने यहाँ पे ये बात बहुत अच्छी की कि कुछ लोग फिर अपना वक्त इस कदर ज़ाया कर लेते हैं कि फिर आने वाले टाइम पे उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि कुछ लोग आईवीएफ इसलिए भी नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि शायद ये हमारे ही आउटकम से शायद ना बना हो। व्हाटएवर, चाहे वो एग्स की बात करो या सेमेन की बात करो, उनमें वो एक यकीन जो है ना वो कहीं ना कहीं खोता हुआ नज़र आता है। तो किस तरह से आप उनको यकीन दिला सकते हैं कि भाई ये आप ही का सेमेन है, ये आप ही के एग्स हैं? डेफिनेटली, देखिए जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, इवैल्यूएशन के बाद हम उनको पूरा आइडिया रिपोर्ट्स के बाद बता देते हैं कि ये आपके एग नंबर्स है, आपके ये चांसेस रहेंगे, आपकी वाइफ की एज ये है, आपका स्पर्म काउंट इतना है, आप उसके हिसाब से आपके ये चांसेस रहेंगे। उसके बाद जैसे कोई समझो मेनोपॉज के बाद आ गई लेडीज़, है ना, तो उनके तो अंडे हैं ही नहीं, क्योंकि मेनोपॉज तभी होता है जब अंडे ख़त्म हो जाते हैं। तो उनमें तो हमें डोनर एग का ही ऑप्शन देना है। अगर हम डोनर एग का ऑप्शन नहीं देंगे तो दूसरा ऑप्शन ये रहता है जो काफ़ी बार एक्सपेरिमेंटल लेवल पे ही समझो हो सकता है कि इंट्रा ओवेरियन पीआरपी करते हैं, कि हम लोग लैप्रोस्कोपी करके या अल्ट्रासाउंड करके एक पीआरपी का जो मेडिसिन होता है वो हम ओवरी में इंजेक्ट करते हैं कि वहाँ पे नए तरीके से फॉलिकल डेवलप होना अगर स्टार्ट हो जाए तो हम शायद उनका एग्स यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी की बात है ना, कि अगर आपको ये सही लग रहा है और आपके केस में यही एक ऑप्शन बच रहा है, आपको सक्सेस आएगा और आपको वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, तो उस हिसाब से हम गाइड करते हैं कि अगर किसी को एक्सेप्टेबल है तो डेफिनेटली डोनर ऑप्शंस विल गिव मोर चांसेस। अगर किसी को ये ऑप्शन एक्सेप्टेबल ही नहीं है तो उनमें ही बाकी तरीके रहेंगे, फिर आपको लेकिन सक्सेस रेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सही समय पर करना। तो ये जो सर्विसेज होते हैं डोनर सर्विसेज, ये पेशेंट को एक्सप्लेन करके उनके कंसेंट, दोनों के हस्बैंड वाइफ दोनों के कंसेंट के साथ ही यूज़ होते हैं। वो भी एआरटी लॉ जो है उसके हिसाब से ही होते हैं। एआरटी बैंक से ही ये चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ करके कुछ सैंपल दे करके चले जाए और हम वो बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के, बिना कोई कंसेंट के यूज़ करें। तो ये चीज़ें डेफिनेटली नहीं होती है और आपको ही आपका एग और आपका स्पर्म जो सिलेक्ट किया है या आपका ही है, ये कैसे हम लोग गारंटी दें।
तो इसके लिए सबसे पहले तो लैब में जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो टीम होती है, तो एक जन ही नहीं है कि जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो विटनेस सिस्टम रहता है कि ह्यूमन विटनेस, कि वो विटनेस कर रहे हैं कि इन्हीं का सैंपल है, लेबलिंग होती है। ये सारी चीज़ों के बाद 49 में स्पेशली मैं कहूँगी वी हैव RI विटनेस सिस्टम। तो RI विटनेस जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी टैगिंग होता है, तो वो हर एक कार्ड रहता है पेशेंट के पास, वो कार्ड हमारे लैब में एक जो सॉकेट रहता है उसमें इंसर्ट करना होता है। फिर उनके सारे सैंपल्स के जो डिशेस है उसमें भी सेम टैगिंग रहती है। अगर आपका सीमेन सैंपल वो हम लोग वर्किंग टेबल पे ला रहे हैं जहाँ पे इक्सी हो रहा है, जहाँ पे एम्ब्रियो बनाए जा रहे हैं या जहाँ पे एम्ब्रियो हैंडलिंग हो रही है, स्पर्म सैंपल हैंडलिंग हो रही है, तो अगर ये कोड मैच नहीं करता है तो वो अलार्म देगा। तो डेफिनेटली आप ही का एग और आप ही का स्पर्म है तो ही वो हम उस वर्किंग टेबल पे जब आपका केस चल रहा है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ह्यूमन विटनेस भी होता है, RI विटनेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट, जो बहुत सारे सेंटर्स में नहीं होता है, लेकिन जब अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन कि ये आप ही का सैंपल्स यूज़ हो रहा है। डॉक्टर साहबा, हम इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से बातचीत कर रहे हैं और इससे पहले हम बात कर रहे थे IVF के ताल्लुक से कि कौन कौन से प्रिकॉशंस, किस तरह का ट्रीटमेंट और किस तरह का फाइनेंशियल इंसान को क्रिएट होना या ग्रो या स्टैंड होना ज़्यादा लाजमी रहता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एज मैटर की बात करूँ, क्या IVF करने के लिए एज मैटर रहता है या नहीं रहता है? अगर हम देखें तो IVF में जो सक्सेस है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि वाइफ की एज क्या है। फिर बाकी चीज़ें भी आएंगी डेफिनेटली कि आप कौन से सेंटर जा रहे हो, आपके डॉक्टर का एक्सपीरियंस, क्लिनिकल टीम कैसे है, कौन से प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, कौन से ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, आपका एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी वाइफ की एज, क्योंकि जो है एग्स के जो नंबर रहते हैं वो बाय बर्थ फिक्स्ड रहते हैं। जैसे प्यूबर्टी आ गई, पीरियड्स आना स्टार्ट हो गए, तो वो एग्स जो है धीरे धीरे आपके ओवरी में से उसका नंबर कम होने लगेगा। आपके हर पीरियड में एक ही एग डेवलप होके रिलीज़ होगा, लेकिन जो आपके जो फॉलिकल्स रहते हैं वो हम सेकेंड डे स्कैन पे जो देखते हैं उसे हम कहते हैं AFC, वो एक ग्रुप ऑफ फॉलिकल रहेगा। तो वो पूरा का पूरा ग्रुप वो साइकिल में आप खो देते हैं, जबकि एक ही एग रिलीज़ होता है। तो इस तरीके से हर महीने में कुछ कुछ एग्स ओवरी से कम होते जाते हैं। तो 30 के बाद में ये जो एग डिक्लाइन है नंबर, ये तेज़ी से होना स्टार्ट होता है। 35 के बाद में तो ये स्टीप डिक्लाइन कहते हैं। और स्पेशली अगर हम जो फीमेल्स हैं उनको कंपेयर करें इंडियन फीमेल्स या एशियन फीमेल्स टू वेस्टर्न फीमेल्स लाइक कॉकेजियंस, तो हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में ये जो एज है ये उनके कंपैरिजन में कम है। जैसे मैं अगर वहाँ पे देखूँ 40 की एज में या 45 की एज में भी हो सकता है उनको नेचुरली प्रेगनेंसी आ जाए, लेकिन हमारे कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये जो है वो 35 के बाद ही ये प्रॉब्लम्स हो जाती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है खुद के एग से प्रेगनेंसी आना, या तो एग का नंबर भी बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो ये जो है हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कह सकते हैं ये है। तो इसके लिए तो हमें और ज़्यादा ये ध्यान देना है कि आप सही एज में आप ट्रीटमेंट कराएं या सही एज में आप प्रेगनेंसी प्लान कराएं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज प्रोग्राम हेल्थ और हम, और इसमें हम बात कर रहे थे IVF के ताल्लुक से। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मुंसिफ TV। आदाब।